नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा वीकेंड स्पेशल में। और आज का दिन वाकई अगर कहा जाए तो एक मिनी बजट जैसा था। पूरे दिन हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे जो फिनेंस बिल के नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे थे मार्केट के लिए, वो हलचल मचाए हुए थे मार्केट में। हर थोड़ी देर बाद एक नई खबर आती थी और सुबह से लेकर शाम तक ये सिलसिला चलता रहा और बहुत कुछ बदलाव हुए हैं मार्केट के लिए, जिसके लॉन्ग टर्म में काफ़ी इम्पैक्ट होने वाले हैं और ये काफ़ी बड़े बदलाव हैं। इसलिए इस पर आज हम लोग चर्चा करें, क्योंकि आप भी पूरे वीकेंड में बैठेंगे तो इसी पे विचार विमर्श करते रहेंगे कि किसका कहाँ इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अब इसमें आगे क्या होगा और कैसे इससे जूझा जाए। तो आज हमारे जो ऑन द शो या हमारे एजेंडे में 3 चीज़ें शामिल हैं। उसमें एक है डेट म्यूचुअल फंड में इंडेक्सेशन खत्म कर दिया गया है। यानी जो आपको एक रियायत मिलती थी कि आप डेट म्यूचुअल फंड में जाते तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके टैक्स लिया जाता था, वो अब खत्म हो गया है। अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपसे टैक्स की वसूली होगी। दूसरी एक बड़ी घटना ये हुई है कि एसटीटी जो लगती है, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको 25% बढ़ा दिया गया है। यानी अब आप जो एफएनओ के सौदे करेंगे उसमें एसटीटी जो आप भरते हैं उसमें 25% ज़्यादा लगा दिया गया। सरकार ने एक और आपके ऊपर बोझ बढ़ा दिया। अगर आप बहुत ही एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तीसरा विषय हमारा ये होगा कि इन दोनों झटकों को झेलने के बाद, ग्लोबल मार्केट के झटके झेलने के बाद मार्केट का मूड कैसे सुधरेगा और यहाँ से आगे डायरेक्शन क्या होगा मार्केट का। ये 3 हमारे आज के बड़े विषय हैं। इसी पे हम आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मैं आपकी परिचय कराता हूँ उनसे। सुनील सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, एमडी एंड सीईओ हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के, और इस शो के वो खास मेहमान हैं, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और आज तो इन्हीं के फील्ड में सबसे बड़ी घटना हुई है। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर एंड सेक्टर्स एडवाइज़र के, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो और पैसे मैनेज करते हैं, क्वेरीज दिन भर सॉल्व कर रहे होंगे, हमारा ऐसा अनुमान है। और कमलेश शाह जी हमारे साथ हैं, जो प्रेसिडेंट हैं एनमी के, यानी एक्सचेंज ब्रोकर्स का जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं। और एसटीटी लगा है तो डेफिनेटली आज इनको भी बहुत सुबह से शाम तक जूझना पड़ा होगा। गुरमीत चड्ढा है, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। जब से ये खबर आई है म्यूचुअल फंड वाली, तब से हम लगातार ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ किसके ऊपर कितना असर और ऐसा क्यों किया गया, ये सब जानने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहला विषय मैं लेना चाहता हूँ, डेट म्यूचुअल फंड पर जो इंडेक्सेशन खत्म किया गया है, इसको थोड़ा समझते हैं। सुनील सर, बड़ी आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये इसका क्या मतलब क्या है। इंडेक्सेशन खत्म कर दिया मतलब क्या कर दिया? देखिए, हर व्यक्ति डेट में इसलिए निवेश करना चाहता है क्योंकि उनको एक सेफ्टी या अश्योर्ड या एक ब्रॉड माइना रिटर्न, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आपको -20% से +40% तक रिटर्न मिल सकते हैं, मगर डेट में उनको एक उम्मीद है कि थोड़ा स्टेबिलिटी हो, पैसे का रिस्क कम हो और थोड़ा रिटर्न इनकम रेगुलरली आने की एक आशा रख सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस क्या है उनके सामने? आज के दिन में आप देखें तो एक तरफ बैंक की डिपॉजिट है, प्राइवेट सेक्टर की फिक्स्ड डिपॉजिट्स है, फिर आरबीआई की बॉन्ड्स है, फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है और फिर डेट म्यूचुअल फंड्स हैं। तो इसमें क्या था कि खाली डेट म्यूचुअल के पास उन्होंने एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया गया था, ताकि मार्केट में डेट में भी थोड़ा रिस्क होता है, मार्क टू मार्केट में आपको लॉस हो सकता है। उस चीज को काउंटर करने के लिए एक इंडेक्सेशन का बेनिफिट देकर आपके रिस्क के लिए थोड़ा रियायत दिया गया था, ताकि एक थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए। इसलिए हमारी डेट म्यूचुअल फंड में ज्यादातर एचएनआई इन्वेस्टर जो कि हायर टैक्स ब्रैकेट में है, वो थोड़ा एलोकेशन डेट में करते आ रहे थे इतनी सालों से। अब इस बार उसको हटा दिया गया, यानी आपके रिस्क जो ले रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में, उसका जो इन्फ्लेशन का इंडेक्शन दे रहे थे उसको बिल्कुल हटाकर सभी ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को एक ही फील्ड में ला गया कि आपको अपना मार्जिनल रेट ऑफ टैक्सेशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसके कारण क्या होगा कि लोग नेचुरली अब डेट म्यूचुअल फंड से थोड़ा नाराज होकर बाकी ऑप्शंस ढूंढने लगेंगे। क्या है ऑप्शंस? एक तो बैंक डिपॉजिट में एक फीलिंग है कि गवर्नमेंट की गारंटी है, जो डिपॉजिट इनकम कॉर्पोरेशन का खाली 5 लाख का कवर है, पर पब्लिक सेक्टर बैंक तो गवर्नमेंट ओन्ड है, कोई ये नहीं बिलीव करता कि वो डिफॉल्ट करेंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी इतिहास कहती है कि हमने किसी बैंक को डूबने नहीं दिया, यानी किसी और बैंक से मर्ज करके अल्टीमेटली डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट किया है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज बैंक डिपॉजिट, तो नेचुरली एक माइग्रेशन थोड़ा उधर हो सकता है। सेकंड, टैक्स फ्री बॉन्ड जो आरबीआई की आजकल में 5.5-4 उसके लेवल पे ट्रेड हो रही है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न में आप देखें बैंक डिपॉजिट से भी बेहतर है वो रेट। तो शायद वो एक एलोकेशन आरबीआई टैक्स फ्री बॉन्ड्स की ओर जा सकती है। मगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ा एलोकेशन आ सकता है, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अरे मेरे को
थोड़ा इक्विटी में टैक्सेशन अभी भी बहुत एडवांटेजेस है, क्योंकि खाली 15% का शॉर्ट टर्म और 10% का लॉन्ग टर्म। तो एक थोड़ा पीपल कहेंगे कि अरे मैं डेट में थोड़ा रिस्क नहीं था यार, अब और थोड़ा ज्यादा रिस्क लेकर इक्विटी में कमाऊंगा और टैक्स का बेनिफिट उठाने की कोशिश करूंगा। सेकंड कैटेगरी जो बेनिफिट हो सकती है इसमें कि हाइब्रिड कैटेगरी, क्योंकि ये नियम अभी आया है कि 35% वाला जो चीज ना इन टर्म्स ऑफ द होल इक्विटी एलोकेशन, तो हाइब्रिड कैटेगरी जिसमें में वेरिड अमाउंट ऑफ डेट और इक्विटी होता है, उधर शायद अब लोग कहेंगे ठीक है 35% तक इक्विटी लेकर मेरे को इक्विटी टैक्सेशन मिलने वाला एक प्रोडक्ट में मैं निवेश करूंगा, जिसकी रिटर्न में थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड। तो एक हाइब्रिड के लिए मैं एक थोड़ी दिलचस्पी इंक्रीज होते हुए देख रहा हूं। और उसके अंदर एक बहुत सेफ प्रोडक्ट जो है इक्विटी सेविंग स्कीम, जहां पर आर्बिट्राज इक्विटी और डेट, और उधर डेट को 35% ही रखते हैं, मगर आर्बिट्राज एक लेस जो कहते हैं रिस्की प्रोडक्ट है, वॉलेटिलिटी के एडवांटेज उठाती है, उसके कारण इक्विटी सेविंग्स फंड में आपको डेट रिटर्न्स आते हैं विद इक्विटी टैक्सेशन। तो ये मेरे लिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आने वाले दिन में देखूंगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीज आप देखेंगे, थोड़ा बहुत इक्विटी में एलोकेशन, थोड़ा हाइब्रिड में एलोकेशन, उसके कारण मार्केट में थोड़ा बाइंग। तो एक्चुअली मेरे लिए ये इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, डेट मार्केट नेगेटिव है, मगर इक्विटी मार्केट के लिए नहीं, लेकिन तो देखिए ओवरऑल तो ये एक समस्या ये पैदा करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्केट जो आप डेट का डेवलप करना चाहते थे, वहाँ अब आपने एक ऐसा पेज फंसा दिया जिससे बड़ी दिक्कत होगी। संजय जी मुझे ये बताइए, क्या ये मैं इजीली समझ सकता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? ज़्यादा टैक्स वसूली, सिंप्लीफिकेशन, ये क्या मकसद क्या है इसका? ये क्यों किया गया कि इंडेक्सेशन आपने खत्म कर दिया? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे इस तरीके के प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए। ये सवाल मुझसे है? जी संजय जी। तो देखिए, सरकार अपने तरफ से तो कोई भी तरीका खोजेगी अपनी रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस बैकग्राउंड में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस गया है वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जहां पर चर्चा हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में छेड़छाड़ की जाएगी ताकि सारे एसेट क्लासेस को एक दर्जे पर लाया जाए, लेकिन ये तो डिस्कशन हो रहा था इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंप्लीमेंट हो गया डेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो एक जरूर अचरज पैदा करता है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बैंकिंग लॉबी काफी दिन से इस बात को सरकार के सामने रख रही है कि जो बैंक डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि क्रेडिट ग्रोथ है। और बहुत अगर आप हाउस होल्ड सेविंग का परसेंटेज देखेंगे बैंक डिपॉजिट्स में, तो वो परसेंटेज भी अब पहले से गिर गया है। तो हो सकता है कि सरकार ने उन दलीलों को थोड़ी से अपने सामने रखा होगा और बैंक्स के डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और खास करके फिक्स डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड को बराबरी के दर्जा देने के कंटेक्स्ट में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि आज जो लोग सर्विस से रिटायर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अब वो पहले से ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाने के बदले डेट म्यूचुअल फंड में लगाना पसंद करते थे, क्योंकि 3 साल के बाद जो उनको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी और उस इंडेक्सेशन के कारण पोस्ट टैक्स रिटर्न जो उनको एफडी से मिलता था और जो उनको इंडेक्सेशन के बाद जो टैक्सेशन के बाद जो रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में मिलता था, वो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। इसलिए रिटायरमेंट का जो सेगमेंट, रिटायर्ड लोगों का जो सेगमेंट है, उनका एक बहुत बड़ा तबका डेट म्यूचुअल फंड के तरफ झुकना शुरू कर गया था। और इसमें एक चीज और भी हम लोगों को अपने सामने रखना है कि देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर बैंक कोलैप्स ना करे, और जो इंडिया के केस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आज तक किसी अच्छे बैंक का कोलैप्स हम लोगों ने सुना नहीं है। जो भी कोलैप्स हुआ है वो कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर के बैंक्स में हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट समझिए कि बिल्कुल एक सॉवरेन गारंटी की तरह है, जो प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इसमें बाजार का जोखिम आपके लिए तब भी सामने है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के कारण या फिर क्रेडिट साइकिल के मूवमेंट के कारण आपके डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चूंकि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा प्रीमियम मिले। तो ये जो टैक्सेशन का ट्रीटमेंट था वो एक ऐसा प्रीमियम था जो लोगों को प्रेरित करता था कि इस
वोलेटिलिटी के बावजूद, ये उतार चढ़ाव के बावजूद वो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करें। लेकिन अब अगर ये प्रीमियम हट जा रहा है तो ऑब्वियसली एक चैलेंज खड़ा होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सामने नए निवेशकों को लाने के लिए और एग्जिस्टिंग निवेशक को भी डेट म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्ट जगाए रखने के लिए। जो कॉन्सोलेशन है वो मैं समझता हूँ ये कि ये जो नया प्रावधान है वो 1 अप्रैल के बाद जो निवेश होगा उस पर ही अप्लाई हो रहा है। अब तक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। तो इसके कारण जो एग्जिस्टिंग डेट में इन्वेस्टमेंट है वो अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लोग विड्रॉ ना करेंगे और चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रीट करें और जो अभी जो बेनिफिट्स हैं टैक्स के उसका फायदा उठाएं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो भी ठीक है ये, है ना? नहीं, मार्केट रिस्क को हटा दीजिए, खाली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब कब क्या बदल देंगे अचानक से पता नहीं मेरे को। गुरमीत, मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए और 10-10 रुपए हर साल मेरे को बेनिफिट हो रहा था, 5% का इन्फ्लेशन था तो 15 पे टैक्स लगता था, अब पूरे 30 पे लगेगा? हाँ, एक अप्रैल के बाद नीरज जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जो मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा। एक बस आप एक सेविंग ग्रेस से बोल सकते हैं कि आप इसको डेफर कर सकते हैं। तो क्या होता है कि आप जब एफडी जहाँ पे इंटरेस्ट बुक होता है और आपको देना पड़ता है, ये अक्रू होता रहता है, जब तक आप रिडीम नहीं करेंगे तब तक अक्रू होता रहेगा। और अगर कभी आपको कहीं पे लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, तो आप कभी मतलब अगर लॉस है तो कोई लॉस करना नहीं चाहता है, बट अगर है तो ऑफसेट कर सकता है। और दूसरी छोटा सा एडवांटेज नीरज जी जो है वो है कि देखिए प्राइस जो होता है डेट फंड में वो मार्केट डिटरमाइंड होता है। एफडी में जो प्राइस होता है वो बैंक आपको देता है, उसमें लैग भी हो सकता है ना बढ़ाए रेट। अभी डिपॉजिट बढ़ जाएंगे तो बैंक में भी कोई प्रेशर नहीं है बढ़ाने का, लेकिन अगर मार्केट में रेट चेंज हुआ तो बॉन्ड की यील्ड और बॉन्ड का प्राइस उसको रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा नीरज जी मुझे लगता है थोड़ा हमें साइज इंडस्ट्री का देखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत कम अंतराल में कर रहे हैं। आप अभी यूएस में इतना क्राइसिस हुआ, यूएस में $18 ट्रिलियन के डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज $28 ट्रिलियन है। इंडिया में डेट म्यूचुअल फंड 14 लाख करोड़ है, एफडी का साइज 200 लाख करोड़ के ऊपर है। तो 1/10 भी साइज नहीं है अगर आप देखेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें इन्वेस्टर्स को जितना मार्केट ड्रिवन रिटर्न है उसमें ज्यादा इंकरेज करना चाहिए वर्सेस एक जो फिक्स रिटर्न माइंडसेट है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वहां पे चूंकि अब इसके पीछे कारण जैसा सुनील जी ने बोला कि थोड़ा बैंक डिपॉजिट्स पे प्रेशर है, एनबीएफसीज ने भी बोला होगा कि एमएलडीज में लेवल प्लेइंग हम एमएलडीज में भी हुआ है, इंश्योरेंस कंपनीज में भी 5 लाख से ऊपर की पॉलिसीज को किया है। तो एक वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और मार्केट ड्रिवन रिटर्न का माइंडसेट लाना है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा मिस हुआ है। तौर पे ये कहा जा सकता है क्या कि किसी भी प्रकार की लिस्टेड एंटिटी, वो इक्विटी हो, लिस्टेड बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड है, किसी में कोई इंडेक्सेशन अभी नहीं मिलेगा, ये कहना ठीक है? हाँ, तो इंडेक्सेशन इक्विटी में तो नीरज जी लिस्टेड में तो था ही नहीं। मतलब समझ के लिए मोटे तौर पे कुछ भी आप ले रहे हैं तो आप भूल जाओ कहीं कोई इंडेक्सेशन है। सिंप्लीफाई कर दिया सरकार ने। 1 अप्रैल के बाद नहीं मिलेगा, अब सिर्फ रियल एस्टेट में बचा है। हाँ। और जो फिजिकल एसेट्स है एक तरीके से उसमें रह गया है, और आई थिंक अनलिस्टेड इक्विटी में रह गया है जो भी टाइम पीरियड है। तो थोड़ा और बहुत कैपिटल गेन का डेफिनेशन बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। मतलब हम बात कर रहे थे जैसा भी आई थिंक संजय जी ने भी बोला कि कैपिटल टेन्योर गेन यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो और थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन। एक सवाल और उसके बाद मैं फिर थोड़ा एसटीटी की तरफ जाऊंगा। ये मुझे बताइए सुनील सर, क्या ये बैंकों के प्रेशर में ऐसा दबाव लिया गया है क्या? भाई बॉन्ड मार्केट की भी तो आपको चिंता करनी है कि नहीं करनी है? आप मुझे एक सवाल बताइए, मान लीजिए कॉर्पोरेट को बॉन्ड इकट्ठा करना, पैसे जुटाने हैं, तो कैसे जुटाएंगे वो? रिटेल तो अब नहीं देगा, हमको इंडेक्सेशन फायदा नहीं, तो हम क्यों लेंगे? हम अपना और कहीं रिस्क लेंगे जाके। तो बॉन्ड मार्केट का क्या होगा?
देखिए, बॉन्ड मार्केट में मैं समझता हूं कि डेफिनेटली आपको एक क्या फ्रीज हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्ट एनसीडी में भी ये टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था, खाली म्यूचुअल फंड के जरिए आप निवेश करेंगे तभी टैक्स मिलता था। अब इसमें गवर्नमेंट के लिए एक छोटा नुकसान हो रहा है, वो गवर्नमेंट ने नहीं रियलाइज किया। मैं बताऊं आपको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर निवेशक डायरेक्टली डालता है तो बेनिफिट नहीं आता था इंडेक्सेशन का, मगर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स लॉन्च कर रही थी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश कर रहे थे, वहां पे उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। तो उससे पीपल वर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू टारगेट मैच्योरिटी फंड। अब वो एवेन्यू गवर्नमेंट के लिए बंद हो गया, तो अपने पैर पे थोड़ा कुल्हाड़ा मार दिया है इस गवर्नमेंट ने। जीसेक का डिमांड जो टारगेट मैच्योरिटी जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ की साइट बन गई है आज टारगेट मैच्योरिटी की सेगमेंट, और जो जीसेक्स को बाय करके गवर्नमेंट को फाइनेंस कर रहा था, वो रूट अभी बिल्कुल बंद हो जाएगी ना। वो एक बात शायद गवर्नमेंट ने सोचा नहीं है। सोचेंगे सर, अभी सोचेंगे। गुरमीत साहब, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? इसमें बॉन्ड मार्केट तो मुझे चिंता है, क्योंकि उसी को तो सरकार डेवलप करना चाह रही थी। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है जो आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड बहुत जगह वहां भी क्रेडिट देता है जहां इजी एक्सेस नहीं है बैंक को, तो उन पॉकेट्स में भी मुझे लगता है फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क पड़ गया था जब से कैटेगराइजेशन हुआ था क्रेडिट रिस्क फंड्स का, तो सेबी ने काफी हद तक मैंडेट जो है, या मैं रेगुलेटर की तारीफ करूंगा कि डिफाइन कर दिया था कि कहाँ आप क्रेडिट करेंगे, कहाँ आप उसको ट्रिपल ए रखेंगे, कहाँ, जैसा सुनील सर ने बोला कि टारगेट मैच्योरिटी में भी डिफाइंड है कि किसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इनफैक्ट ये तक डिफाइंड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेगा टारगेट मैच्योरिटी फंड, कि पीएसयू लेगा, कि स्टेट डेवलपमेंट लोन लेगा, या उसका कॉम्बिनेशन लेगा। उसकी मैच्योरिटी डेट भी डिटरमाइंड है। तो बहुत जगह बहुत ट्रांसपेरेंसी आई थी डेट म्यूचुअल फंड में। और भारत बॉन्ड जैसे जो पीएसयू बोरिंग के लिए एक तरीके का एक्चुअली गवर्नमेंट इनिशिएटिव है वो, कि एक बास्केट के थ्रू बोरो करे रादर देन हर पीएसयू मार्केट को एक्सेस करे। तीसरा एनर्जी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इतना स्पेंडिंग है जो कि बजट में भी गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया है, उसके लिए बॉन्ड मार्केट का रोबस्ट होना बहुत जरूरी है। हम अलग अलग तरीके से बोरिंग उसमें कर रहे हैं, उसमें रीट्स हैं, इनविट्स हैं, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग है जो सब बैंक नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ सकता है। तो वहां भी मुझे लगता है म्यूचुअल फंड का और बाकी एआईएफ्स का कंट्रीब्यूशन है। तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा सा मिस हो गया। एक्चुअली इन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए, लेकिन एक और बहुत बड़ा इशू है जो आप सब लोगों के ऊपर असर डालेगा, वो है एसटीटी का, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। जो लोग ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में, उनमें बढ़ा दिया गया 25% के लिए। तो हमारे साथ कमलेश जी है, जो एक्सचेंज की ब्रोकर्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। कमलेश जी, कैसा लगा आपको ये फैसला? सही है? फैसला तो गवर्नमेंट ने लिया है, बट ये मार्केट के लिए सही नहीं है। हमारी मार्केट डेवलप हो रही थी, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे। अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो इंडिया में है वो सबसे ज्यादा है, और इंडिया में काफी इंट्राडे ट्रेड भी होते हैं जिसमें मार्जिन वेफर थिन होते हैं। तो वो सब चीज में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट डायरेक्टली वॉल्यूम को अफेक्ट करता है, लिक्विडिटी और डेप्थ को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो नए लोग जुड़ रहे थे उनके लिए ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। दूसरा, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो भी दूसरी मार्केट की ओर रुख करेंगे, क्योंकि यहाँ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो एक लेवल के बियॉन्ड चले गए हैं बिकॉज ऑफ कांस्टेंट इंक्रीज। जब एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, तभी 500 रुपए का रेट था, 500 रुपीज, और आज 6250 तक पहुंच गया है ऑप्शंस के अंदर। और तब है ये एसटीटी लगाया था लॉन्ग टर्म की जगह पे, कि लॉन्ग टर्म में रिलीफ दी गई थी, लॉन्ग टर्म टैक्स को एबोलिश किया गया था तभी। तो वो वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल तो आ ही गया है, और एसटीटी कंटिन्यूसली बढ़ते जाता है। दूसरा, ये जो तभी 2004 में 88E का बेनिफिट मिलता था, कि इसको हम एडवांस टैक्स की तरह गिनते थे, टीडीएस की तरह गिनते थे, और ये हमें
जो हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसमें बाद मिलता था, अब ये बेनिफिट भी निकल गया है। और डेरिवेटिव में तो ये जो प्रॉफिट होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको बिजनेस इनकम ही गिनते हैं, वहां पे कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ डबल टैक्सेशन वाला केस बन गया है। ओवरऑल आप देखोगे तो 70% से ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट लेवीज में ही चली आती है। ब्रोकरेज एकदम बिल्कुल मिनिस्क्यूल हो गई है। तो ब्रोकरेज के कंपेयर में ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है और गवर्नमेंट लेवीज है वो काफी बढ़ गई है, विच इज नॉट ए हेल्दी साइन। एक लेवल तक रीजनेबल चार्ज हो दैट एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट, और कई तरीके की स्ट्रेटेजी से वो वॉल्यूम जनरेट कर सकता है, लिक्विडिटी और डेप्थ जनरेट कर सकते हैं। बट ये चार्जेस जो है इसको जरूर रिव्यू करने चाहिए, और मेरा मानना है कि इससे लॉन्ग टर्म में काफी नुकसान होगा। एसटीटी सिर्फ एक जरिया है टैक्स कलेक्शन करने का। इसके अलावा भी हम जीएसटी भरते हैं, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल भरते हैं, हम बिजनेस इनकम पर भी टैक्स भरते हैं। तो अगर वॉल्यूम कम होगा या इफेक्ट होगा या कम ग्रो होगा रादर, तो उससे बाकी सारी जगह भी नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट को भी टैक्स कलेक्शन में। अगर वो बिजनेस इनकम ही कम हो जाएगी तो उनका तो जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स से नुकसान होगा। तो ये कैपिटल मार्केट के लिए हेल्दी साइन नहीं है। कैपिटल मार्केट अच्छी तरह से ग्रो कर रही थी, कैश मार्केट में वैसे ही वॉल्यूम लास्ट ईयर के कंपेयर में काफी डिप हुए हैं, जो कि एक हेल्दी साइन नहीं है। अंडरलाइंग मार्केट में वॉल्यूम कम होना एक चिंता की बात है। तो कैश मार्केट में जहां ऑलरेडी वॉल्यूम कम है, अब एसटीटी की वजह से ये और प्रेशर डालेगा। तो ओवरऑल आई वुड से दैट दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। संजय जी, ये आपसे सवाल है मेरा कि जैसे बिग पिक्चर हम लोग देखें तो जो कैपिटल मार्केट है उसको लेकर के सरकार का मुझे अप्रोच कई बार समझ में नहीं आता है कि जैसे एक तरफ तो आप, ये बात सही है कि बहुत बड़ी मात्रा में आजकल फ्यूचर ऑप्शंस में लोग ट्रेड कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत रिस्क होता है, तो सरकार हो सकता है मन में थोड़ा डिस्करेज किया जाए, खूब बढ़ा दे एसटीटी, लेकिन वही मार्केट को लिक्विडिटी प्रदान करते हैं। अदरवाइज आपका मार्केट बहुत ड्राई हो सकता है। तो आपको मार्केट मेकर्स भी चाहिए, इनडायरेक्टली वही काम कर रहे हैं। दूसरा, इस तरीके की हैवी टैक्सेशन करके फिर आपने एक दूसरा झटका, उससे पहले इंडेक्सेशन कर दिया, तो आपका अप्रोच क्या है फाइनेंशियल मार्केट इसको लेकर कि ये जो लगातार इस तरह के फैसले हो रहे हैं? आपने जब कैपिटल गेन्स लगा रखा है दोनों शॉर्ट लॉन्ग, तो फिर ये एसटीटी इतना बढ़ाने क्या मतलब है? तो देखिए, सरकार के जो पॉलिसीज रहे हैं, हाँ, पिछले कई सालों में अगर आप देखे होंगे तो उनमें कोई पॉलिसी ऐसी नहीं आई जो कि कैपिटल मार्केट को बढ़ावा दे। और जो उनका एक्सपीरियंस रहा कि जिस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसके बाद बाजार गिरा, लेकिन फिर वो दोबारा संभल गया। तो शायद ये एक नजरिया होगा कि कैपिटल मार्केट किसी भी शॉक को शॉर्ट टर्म में भले उसको लेके रिएक्ट करती है, लेकिन मीडियम टर्म में वो फिर उसको एब्जॉर्ब कर आगे बढ़ जाती है। तो इस अप्रोच के कारण कुछ सरकार को भी एनकरेजमेंट मिला होगा कि इस तरह के पॉलिसीज वो लाए। लेकिन इस बात को जो आपने सामने रखा, ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए, अगर आप ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बढ़ा देंगे तो बाजार में उसके जो सीधा असर है वो बाजार की लिक्विडिटी पे पड़ेगा। अगर कल को मुझे 2% के डिफरेंस पे अगर आर्बिट्राज करने में पुराना एसटीटी भरना पड़ता था, आज वही 2% पर अगर हमको 25% ज्यादा एसटीटी भरना पड़े, तो मैं डिस्करेज होऊंगा छोटे से डिफरेंस के लिए बाजार में वॉल्यूम पैदा करने के लिए। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाजार में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट है, और दूसरा जो कि ट्रेडर है, और तीसरा जो कि इन्वेस्टर है। तो ये जो स्पेक्युलेटिव एलिमेंट के लोग हैं, ये बहुत कम मुनाफे के लिए ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करके अपना पैसा बनाते हैं, और वही लिक्विडिटी प्रदान करते हैं जिसमें कि इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदना चाहते हैं, वो इस लिक्विडिटी का फायदा उठाकर अपने क्वांटिटी को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये जो सरकार के द्वारा ये जो टैक्स बढ़ाया गया है,
हाँ, इसमें पता नहीं, हो सकता है कि सरकार की टैक्स कलेक्शन बढ़े बहुत, ऐसी संभावना तो समय के साथ ही पता चलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये वॉल्यूम को बहुत डिस्करेज करेगा। और जैसा कि कमलेश जी ने कहा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए हमारी मार्केट्स अगर बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो उनके लिए भी हमारी तरफ से एक इशारा जा रहा है कि हम अपने मार्केट को आपके लिए और ज्यादा अट्रैक्टिव करने के बजाय और ही ज्यादा अनअट्रैक्टिव कर रहे हैं, अपनी कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ा के। बिल्कुल, मैं इसको उदाहरण से भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, संजय जी ने भी बहुत आसान भाषा में समझाया कि अगर आप इन्वेस्टर के लिए चाहते हैं बेस्ट प्राइस डिस्कवरी हो, तो लिक्विड मार्केट होगा तभी प्राइस डिस्कवरी होगी ना। आज की तारीख में बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन उसमें 2000 5000 की वॉल्यूम होते हैं। आप उसमें प्राइस डिस्कवरी कैसे करेंगे? तो अगर वो लिक्विडिटी आप खत्म कर देंगे और इस तरीके से ट्रांजैक्शन चार्ज, मैं आपको उदाहरण रखता हूँ सामने। मान लीजिए कोई आदमी है जो 10 निफ्टी लॉन्ग शॉर्ट करना चाहता है, तो उसके जरा चार्जेस देखिएगा आप लोग, सुनिए ध्यान से। 10 निफ्टी है आपको, और मैं 17,100 का प्राइस लेके चल रहा हूँ, तो उसमें आप 40 रुपये कम से कम ब्रोकरेज देंगे, STT 855 रुपये लगेगी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 342 रुपये लगेंगे, GST 68 रुपये 76 पैसे लगेगी, सेबी चार्जेस 20 रुपये 18 पैसे लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी 171 रुपये लगेगी, कुल 1496 रुपये 94 पैसे आपके लगेंगे। इतने को ब्रेक इवन करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप कम से कम निफ्टी को 3 पॉइंट मूव कराएं। और अगर आपने दिन भर में ऐसे 10 ट्रेड किए, तो आप समझ लीजिए कितना पैसा आप बनाएंगे। तो अगर आप ट्रांजेक्शन, हमें इतने तरह तरह के चार्जेस लगे हुए हैं, ये बिल्कुल जैसे अपने घर का बिजली बिल आता है ना, उसमें बिजली बिल कम होता है, उससे ज़्यादा उसमें चार्जेस जुड़े रहते हैं, मतलब तरह तरह के अलग अलग चार्जेस। तो आपको लगेगा कि जितनी बिजली मैंने कंज्यूम की उससे ज़्यादा बराबर के चार्ज लगे हुए हैं। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। सुनिए सर, ये क्या है भाई, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत हार्श थिंग है कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट्स को समझती नहीं है, उनको खाली इनकम दिखती है। तो जैसे संजय जी ने बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंट्रोड्यूस करना, अभी आंकड़े देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नंबर्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कुछ नहीं है। क्या है कि वो एक शेयर बाजार को ही एक ओवरऑल स्पेकुलेटिव समझती है, और स्पेकुलेटिव चीज के कारण उसको टैक्स लगाकर अपना इनकम बढ़ाने की सोच रही है। मेरे को ये नहीं लगता कि एक डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट होलिस्टिकली, उसमें शॉर्ट टर्म में आपको एक जॉबर्स की जरूरत है, बाय एंड सेल की कोई ऑप्शन हो, लिक्विडिटी डेवलप हो, डेट कैपिटल को डेवलप हो, जो भी डिसीजन ले जा रहे हैं ना, वो प्योरली एक इनकम एंगल से ले जा रहे हैं। एक कैपिटल मार्केट को एक मैच्योर तरह से, एक इंटरनेशनल एडवांस देशों में जो कैपिटल मार्केट की स्थिति है, वहां पे हमें ले जाना है, ऐसी एक लॉन्ग टर्म प्लान मुझे नहीं दिखती है। ये मेरे लिए एक बहुत अफसोस की बात है, इस गवर्नमेंट की जो एक्शंस हम देख रहे हैं। तो ये एसटीडी का भी बहुत, मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी ड्राई अप करने की कोशिश हो रही है। तो बिना सोच समझ के शायद ये सब डिसीजन लिया, और इसमें डिस्कशन भी नहीं हुई है। देख लीजिए आप, बजट के टाइम में कुछ पेश नहीं किया, बजट पोस्ट बजट पार्लियामेंट डिस्कशन में नहीं आया, खाली एक दिन बिफोर फाइनेंस बिल के इंट्रोड्यूस करके इसको बिना छुपे रुस्तम की तरह करके जाने का, वो भी एक माहौल ठीक नहीं था मेरे लिए। तो खाली खैर ना, उनको खाली प्रॉफिट दिखता है जो स्टॉक मार्केट से लोगों को बन रहा है, उससे कैसे हम अपना थोड़ा इनकम बढ़ा दे, यही एक सोच से वो भेजले आगे जा रहे हैं। और शायद किसी को, गवर्नमेंट को जाके समझाना पड़ेगा कि एक हेल्थी डेवलपिंग कैपिटल मार्केट देश के लिए बैंकिंग सिस्टम की लोड, एनपीए की लोड को कम होती है। ऐसी चीजों को किसी को उसको एजुकेट करने की जरूरत है मेरे ख्याल। अगर आपने इतना पैसा बना भी लिया ना, ब्रेक इवन कर भी लिया, या थोड़ा बहुत मान लीजिए 10 रुपये आपने कमा भी लिए, तो उसमें फिर हम 33% टैक्स अलग से लेंगे। ये भी नियम है। ये मतलब भूल गए होंगे लोग, मैं याद दिला दूं कि ऐसा नहीं कि उतना दे के छुट्टी है, कमाने के बाद 33% टैक्स आपको देना मैक्सिमम स्लैब में। फिर आपको क्या लगता है, ये जो 2 झटके आज दिए गए हैं सुबह सुबह, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मेरे से नीरज जी, जी आपसे गुरमीत। नीरज जी, एक वो कहावत है कि रिटर्न्स आर टेम्पररी एंड टैक्सेस एंड चार्जेस आर परमानेंट। तो वो होता दिख रहा है जैसा आपने अभी अपने पूरी मैच दिखाई। मुझे लगता है थोड़ा सा ना सेंटिमेंट पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए। जब इतना सेलिंग है पिछले 3 साल में नीरज जी, मैं एफएनओ करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग साइड पे हूँ, बट मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। 2021 में 90,000 करोड़ निकाला है एफपीआई ने, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। 2022 में 2,78,000 करोड़ निकाला है।
और ये साल लगभग 52-53 हजार करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो आप देखिए इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां लगभग $60 बिलियन निकल गया है 3 साल में, 2.5 साल में, और निफ्टी अभी भी मोटा मोटा 17,000 है। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पार्टिसिपेशन से थोड़ा सा मुमकिन हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आके अगर और चार्जेस लगाए जाए और टैक्स लगाया जाए तो एक तरीके से हम रिवॉर्ड करने की जगह शायद वो पनिश कर रहे हैं उस सेंसी को। और जैसा मैंने बोला, इंडिया में अभी ये जो कल्चर है मार्केट ड्रिवन रिटर्न्स का, ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत लंबा सफर तय करना है। 4-5% लोग पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क कैपिटल है। और अगर हमें वाकई में $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हम खाली बैंक बैक लेंडिंग से और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से नहीं बनेंगे। हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, हमारा रिस्क कैपिटल एनवायरनमेंट बहुत रोबस्ट होना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट, मेरा ही मानना है, अभी बाकी डिटेल्स आएंगी, थोड़ा नच भी कर रहा है। जैसे आई थिंक वो गिफ्ट सिटी में एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, तो मे बी वहां वो रूट थोड़ा नच करने की बात है। और मे बी जो पीछे अभी एफएनओ वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो ज्यादातर ऑप्शंस ड्रिवन है। हो सकता है वो अप्रोच रही हो, बट कहना बहुत मुश्किल है इस समय पे नीरज जी। बट थोड़ा सा सेंटीमेंट डैम्पर जरूर है। जी कमलेश जी, लेकिन एक चीज़ तो है कि मतलब क्लाइंट को नफ़ा और नुकसान हो, ब्रोकर्स का तो पैसा बन ही रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि आप लोग छाप रहे होंगे। अब पैसा किसका बन रहा है वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ पे आप ट्रेड करो, हाँ, आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, हाँ, टैक्स तो आपको जरूर भरना है। यस, तो एसटीटी तो भरना है, आपका लॉस होगा तो भी आपको एसटीटी भरना है। हाँ, अब ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ऐसे है कि ये रस्सी है, जितनी आप खींच सको उतना खींच लो, हाँ, उसके बियॉन्ड अगर खींचना चाहोगे तो टूटेगी। तो ये एक ट्रांजैक्शन चार्जेस एक चाहिए तो हम वर्ल्ड की कंपैरिजन कर सकते हैं कि दुनिया भर में कैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस की पॉलिसी बनाई गई है और कैसे वो चार्ज करते हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा चार्जेस है। अब ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव कर देता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। हम काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। ये जो जॉबर्स है, डीलर्स है, डे ट्रेडर्स है, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करने से काफी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, काफी वॉल्यूम बढ़ता है, काफी डेप्थ ऑफ लिक्विडिटी बढ़ती है। और एक ट्रांजैक्शन चार्जेस बियॉन्ड द लिमिट इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। देखिए अभी एक भी टैक्स कम नहीं हुआ है। जब जीएसटी लाए थे तो बोल रहे थे कि सारे टैक्स खत्म होके एक ही जीएसटी लगेगा। अभी तो सारे टैक्स लग रहे हैं। इवन डिविडेंड पर भी अभी पूरा टैक्स लग रहा है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी डिविडेंड पाता है, उसको पूरा टैक्स लग रहा है अपने हिसाब से। तो ये सारी जो पॉलिसी है, एक कैपिटल मार्केट के लिए सेपरेट सेल होना चाहिए जो कि ये सारी चीज की समीक्षा करे। बाद में इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू, बट इट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। जैसे मेरे कलीग ने बताया था कि खाली 4% पेनिट्रेशन है अभी तो पेनिट्रेशन और बढ़ना है, लोगों को जुड़ना है। और ये जो पैसे आते हैं मार्केट में, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में हेल्पफुल होता है। और कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा तो फंड रेजिंग भी इजी हो जाएगी। तो हमें काफी ग्रो करना है, हमें ट्रेड इन इंडिया बनाना है। अगर ये सारी चीज करनी है तो एक लिमिट तक ही ट्रांजैक्शन चार्जेस होने चाहिए और गवर्नमेंट इसको जरूर से रिव्यू कर सकती है। अच्छा कमलेश जी, एक छोटा सवाल, ये चूंकि बजट का ही एक प्रपोजल है जो अब अमेंड होके आ रहा है, पर इस बजट से पहले बहुत कंसल्टेशन के दौर चलते हैं, तो आप लोगों से कंसल्टेशन हुआ था कि हम एसटीटी बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, ये सवाल उठा नहीं था कभी भी, और हम तो ये चाहते थे कि ये घटाया जाए। अब घटने की जगह ये बढ़ के आया है, सरप्राइज आइटम है। डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है हमारे लिए भी। ओके और ये अगर लाना था तो बजट में भी आ सकता था, बट बजट में तो आया नहीं ना। हाँ, ये सरप्राइज आइटम है। खैर चलिए सर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लौट के आते हैं तो अपने इन विद्वानों से अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि मार्केट का मूड यहाँ से कैसा रहेगा। ये 2 झटके तो झेलना ही पड़ेगा, और अमेरिका का भी झटका झेल ही रहे हैं। अभी भी सुन रहे हैं कि यूरोप के 1-2 बैंकों में और तकलीफ दिख रही है। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी।
स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं दो जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं। एक इंडेक्सेशन खत्म किया गया, दूसरा एसटीटी बढ़ाया गया है, तो उस पर हमने काफ़ी चर्चा की। और अब हमारा तीसरा विषय है कि यहाँ से बाजार का मूड कैसा रहेगा, डायरेक्शन क्या होगा। सुनील सर, क्या लग रहा है यहाँ से मूड कैसा रहेगा? अब तो फेडरल ने भी जो भी करना था कर दिया, हमारे यहाँ भी जो भी होना था हो गया, अब आगे यहाँ से क्या होगा? सर अनम्यूट करिए प्लीज। नहीं नीरज जी, मार्केट एक कॉकरोच की तरह है। हाँ। अल्टीमेट होलोकॉस्ट का सर्वाइवर कॉकरोच होगा। हाँ। वैसे हमारे मार्केट भी जितना भी आप पिन प्रिक दे, जितना भी झटका दे, हम उठेंगे, क्योंकि मार्केट में फ्यूचर में प्रॉफिट बन सकती है। तो मेरे ख्याल में ये सब आजकल के लिए थोड़ा झटका होगा, बट मार्केट वापस उठ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट की जो बात करते हैं, मल्टीपली हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। डेट मार्केट में जरूर थोड़ा झटका लगेगा। म्यूचुअल फंड की डेट फ्लोस में कमी आएगी, वो एक स्थिर जगह रह जाएगा। मगर जैसे मैं समझ रहा हूँ ना, थोड़ा हाइब्रिड में आके थोड़ा आपको इक्विटी में पैसा आएगा, और शायद बैंक के लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो बैंकिंग शेयर की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ सकती है इस चीज के कारण। तो ओवरऑल मार्केट के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसी चीज ऑब्जर्व करके आगे जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। तो क्या है कि क्लियरिटी ये भी आ रही है कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही है और कुछ स्टेप्स नहीं ले रही है। तो मेरे ख्याल में वो एक चीज है जो मार्केट को एक लॉन्गर टर्म डायरेक्शन में, अगर एक पॉजिटिविटी गवर्नमेंट की ओर से आए कि स्टॉक मार्केट और डेट कैपिटल मार्केट आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो मार्केट के लिए एक डायरेक्शन दे सकती है। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई थी, रिप्रेजेंटेशन जरूर जाएंगे गवर्नमेंट को इसके बारे में कि सडनली आपने डाला, ये इम्पैक्ट है, तो शायद कुछ करेक्शन इसमें आ जाए तो मार्केट फिर दौड़ेगी उसके कारण। वो एक होप, आशा हमें रखना चाहिए कि थोड़ी सैनिटी, थोड़ी गवर्नमेंट से रैशनल थिंकिंग आ जाए इसके बारे में, तो शायद वो एक अप मूव। बट वैसे तो मैं इस चीज का कोई स्टॉक मार्केट के ऊपर एक स्थिर तरह से वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ। हम आगे जाएंगे इसके बाद। ओके संजय जी, विदेश में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका में फेड में, सबसे बड़ी चिंता क्या है बाजार की? ब्याज दरें चिंता है, या यूएस में बंदी की आशंका चिंता है? क्या पर हम लोगों की दिक्कत क्या है इसमें सबसे बड़ी? पिछले 2 सप्ताह में जो 2 इवेंट्स हुए, एक तो सिलिकॉन वैली बैंक का कोलैप्स होना और हाल में क्रेडिट स्विस का बेल आउट होना, इससे बाजार में हमको लगता है कि सिस्टम में रिस्क है, इस बात का एहसास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो जो हमारी 2008 की क्राइसिस हुई थी वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से शुरू हुई थी, और इस बार लगा कि सिलिकॉन वैली बैंक एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, उसके कोलैप्स के बाद बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक रहेगा। लेकिन जिस तरह से उसके बाद सिग्नेचर बैंक का इवेंट आया, और क्रेडिट स्विस तो खैर बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसका बेल आउट होना मेरे ख्याल से पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा सवालिया चिन्ह खड़ा करता है। और अगर आपने आज के बाजार को देखा होगा तो डॉयचे बैंक के शेयर बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर फाइनेंशियल सेक्टर पर दबाव बढ़ता है और इस तरह की क्राइसिस होने की संभावना बढ़ती है, तो इसके बहुत परिणाम हो सकते हैं। मतलब एक तो सिस्टम में रिस्क होना अपने आप में अच्छा नहीं है, और दूसरा इसका सीधा असर पोर्टफोलियो फ्लोज पर हो सकता है। इनफैक्ट अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में जेरोम पावेल का जो स्टेटमेंट है उसमें भी अगर देखें तो उन्होंने इस इशू को अपने स्टेटमेंट में एड्रेस किया है। हालांकि उनका ओपिनियन ये है कि ये जो बैंकिंग सेक्टर में डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे क्रेडिट फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। यानी कि वो भी इस बात को मानते हैं कि जो क्राइसिस है वो सिर्फ 1-2 बैंक के लिए नहीं है, शायद पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए हो। तो मेरे ख्याल से ये जब तक डर सिस्टम से बाहर नहीं होता, बाजार पर इसका बहुत बड़ा ओवरहैंग है। हमारे ख्याल से एफओएमसी का 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक इस कॉन्टेक्स्ट में बाजार ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो न्यूज आ रहे हैं उसको बाजार बहुत ही डर के साथ देख रहा है, और जब तक इसमें क्लैरिटी नहीं होगी हमारे ख्याल से बाजार में डायरेक्शन आना बहुत मुश्किल है। ओके कमलेश जी, आपके पास तो सर रिटेल, एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, हर तरह के लोगों की पल्स होती है क्योंकि वो आपके क्लाइंट हैं। तो पिछले 1 आध महीने में, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में
किस तरीके की उनकी आपकी बातचीत हो रही, वो किस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, मतलब क्या पल्स क्या मिल रही लोगों की? देखिए, हम लोग काफी खुश थे बजट से। बजट में मैंने यही चैनल पे 10 से 10 मार्क दिए थे। अब थोड़ा सीन चेंज हो गया है। दूसरा एक जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूं यहाँ, हम ये बात कर रहे हैं कि ऑप्शन का वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। अब ये जो वॉल्यूम है वो नोशनल वॉल्यूम दिखता है, इसीलिए आपको लगता है कि ये वॉल्यूम काफी बड़ा है। एक एग्जांपल दूं, आज का ही जो एनएससी का डेटा है उसमें 1,32,26,426 करोड़ का नोशनल वैल्यू दिखा रहे हैं, जबकि एक्चुअल प्रीमियम वैल्यू इज ओनली 61,275। कहाँ 1,32,00,000 करोड़ और कहाँ खाली 61,000 करोड़। तो ये जो टर्नओवर कैलकुलेट होता है वो नोशनल वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, तो हमें लगता है कि सारी चीज ठीक चल रही है। मैं मेरे एक जो पैनल में सहयोगी है उनके साथ सहमत हूं कि मार्केट तो डाइजेस्ट कर लेगी, वो बाउंस बैक भी कर लेगी, मगर कुछ चीजें परमानेंट डैमेज कर जाती है। अगर आपका ग्रोथ डबल होना है और अगर आपका ग्रोथ 1.5 टाइम्स हुआ तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, जो वो तो नेचुरली होना था। अगर लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो ये मार्केट में काम तो बढ़ना ही है, बट हम ये चाहते हैं कि इंडिया फाइनेंशियल हब बने, यहाँ सभी का पार्टिसिपेशन काफी बढ़े और एक वाइब्रेंट मार्केट बने और ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स चैनलाइज हो। तो ये सब में काफी दिक्कत आ सकती है। ड्यूरिंग कोविड पीरियड दिस इज द ओनली मार्केट विच हैज सर्व्ड सीमलेसली। एक भी दिन बंद नहीं रहा था और अच्छी तरह से सभी की सर्विस करी, लोग जुड़े और लकीली मार्केट भी 2 गुना बढ़ गया और उससे सबको फायदा हुआ और इससे काफी एनकरेजमेंट मिला। अभी जो माहौल है वो थोड़ा डिफिकल्ट माहौल है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक एंड ऑल दिस थिंग्स। बट हमें ये चाहिए कि जो हमारा जो मोमेंटम पकड़ा था, अगर उसको मेंटेन करना है तो हमें कैपिटल मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है, देखिए छोटे से टैक्स कलेक्ट ज्यादा करे या कम करे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर मार्केट का ग्रोथ अगर डबल हो जाएगा तो उससे काफी गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है। इवन ओवरऑल उनके टैक्स रेवेन्यू में भी काफी इंप्रूवमेंट हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। और हम अभी इंडिया में एक भी ऐसी फाइनेंशियल ब्रोकर नहीं है कि जिसकी कंपैरिजन हम वर्ल्ड के कोई भी टॉप ब्रोकर से कर सके। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट को अगर ग्रो करना है तो हमें इंटरमीडियरी को भी प्रॉपर सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टर को प्रॉपरली एजुकेट करना पड़ेगा, काफी सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, टेक्नोलॉजी में भी काफी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो ये सारी चीज बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम डेवलपिंग मार्केट है और हमें ये चाहिए कि बाय 2047 वी बिकम डेवलप्ड मार्केट एंड if we have to work in that direction we have to have clear policy on the capital market। हाँ, ये बात तो ठीक है सर, लेकिन शेयर द नॉलेज शेयर द वेल्थ ऑल्सो। पैसा कमा रहे हैं तो उसको आप वापस करिए, समाज को दीजिए। गुरमीत सर, सर ये मार्केट सबसे ट्रांसपेरेंट मार्केट है। आई एग्री सर। यहाँ सारा चीज का आई मीन इट इज ऑल वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड पीपल वुड पे टैक्स एज पर द इनकम दैट दे जनरेट। तो यहाँ पे ये इशू नहीं है कि टैक्स कंप्लायंस का इशू नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने से टैक्स बेस भी बढ़ रहा है। तो ये ब्रॉड एंड, हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर, इसको थोड़ा ब्रॉड करने की जरूरत है और ज्यादातर लोग अगर मार्केट से जुड़ेंगे तो ही एक वाइब्रेंट मैच्योर मार्केट यहाँ पे बनेगा, डेप्थ वाला मार्केट बनेगा। अदरवाइज फिर आप बहुत एक शैलो मार्केट बनाएंगे जो एक हल्के झटके से लोग बाहर जाने लगेंगे। गुरमीत सर, एफआई की सेलिंग रुक नहीं रही है, अभी आपने जिक्र भी किया, एक बहुत ही मतलब एक चिंता की बात होनी चाहिए। ठीक है, कई बार हम लोग बहुत जोश में बोल देते हैं कि नहीं हमारा डोमेस्टिक फंड बहुत खरीद रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है, देखिए हम, ये सब कहने सुनने की बातें अच्छी होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, लेकिन ये कंसर्न हमको दिख रहा है कि लगातार वो बेच रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। क्या ऐसी प्रॉब्लम उनको दिख रही है या क्या ऐसा बाहर कुछ और हो रहा है जो वो उनकी बिकवाली रुक नहीं रही है? नीरज जी, कई कारण हैं। अभी जो ऑफ लेट है वो फ्लाइट टू सेफ्टी ज्यादा है। ओनरशिप देखें तो प्री कोविड 24% ओनरशिप था,
अब मुझे लगता है जब मार्च के आंकड़े आएंगे तो शायद 17 17.5% रह जाएगा, जो कि लगभग 2008 का ओनरशिप है। आई थिंक जो लोएस्ट रहा है वो 2000 शायद 4 में 14% रहा है, अगर अगर मेरी मेमोरी सही है तो। तो थोड़ा फ्लाइट टू सेफ्टी है। थोड़ा हमने देखा था जनवरी में वो जो बाकी मार्केट्स थे, हम थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव थे। चाइना जैसा मार्केट 9-10 के अर्निंग मल्टीपल पे था, कुछ टैक्टिकल था, बट वो अब तक मुझे लगता है वो प्ले आउट हो गया है। तो थोड़ा मुझे लगता है हमें ना ग्लोबली थोड़ा जब तक पॉज देखेंगे ना, ये बैंकिंग में स्टेबिलिटी पहला मेरे हिसाब से ट्रिगर होना चाहिए। आज डॉइच बैंक का न्यूज है, और मुझे लगता है यहाँ पे हमने पहले भी चर्चा करी है, सेंट्रल बैंक थोड़ी गलती कर रहे हैं। पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, और फाइनेंशियल शॉक्स जो होते हैं वो अपने आप में 1-1.5% रेट हाइक के बराबर है, क्योंकि क्रेडिट पूरा स्क्वीज हो जाता है सिस्टम से। कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, स्पेंडिंग पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पैनिक का माहौल होता है। तो ये अपने आप में एक तरीके का जो शॉक है, ये अपने आप में भी 1-1.5% के रेट हाइक के बराबर है। तो मुझे लगता है पहले वहां पे जब पॉज आएगा, जो कि मुझे लगता है हम बिल्कुल नजदीक है, बॉन्ड मार्केट तो दिखा रहा है कि शायद रेट कट भी हो यूएस में इस साल 2 बार। तो मुझे लगता है एक पहला पहला इंडिकेटर। दूसरा मुझे लगता है जो बॉन्ड यील्ड्स है उनको स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। और यूएस ट्रेजरी का बॉन्ड ऐसे ट्रेड करता है जैसे स्मॉल और मिड कैप्स ट्रेड करते हैं। दिन में 10-10 20-20 पैसे का मूवमेंट आता है वहां पे। तीसरा मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी जो अभी इमीडिएट है, जैसा मैंने पहले भी बोला कि 31 मार्च तक आप ये इंडेक्सेशन अवेल कर सकते हैं। ये एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है, और हम इंटरेस्ट रेट लगभग पीक पे हैं। आप शायद 25 पैसा और हाइक हो सकता है, बट आप कभी भी इक्विटी में भी बॉटम को टाइम नहीं कर सकते। सिमिलरली डेट में भी आप पीक इंटरेस्ट रेट को टाइम नहीं कर सकते, बट आप उसके एकदम नजदीक हैं। तो वो मुझे लगता है अगर आज आप इस समय कोई फिक्स इनकम में पैसा लगाता है और मार्च को यूज करता है, तो 7-8% आप एक तरीके से टैक्स एफिशिएंट रिटर्न बाजार में बना सकते हैं। 3 साल के लिए उसकी यील्ड को लॉक कर सकते हैं। तो वो एक लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटी है। और इक्विटी में मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप स्टैगर्ड होके करेंगे, तो देखिए हर चीज अब रिस्क रिटर्न के हिसाब से आप इवैल्यूएट करिए। टैक्स एंगल हटा दीजिए। आई थिंक ये मैसेज भी है शायद सरकार से। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मत प्लान करिए, रिस्क रिवॉर्ड से प्लान करिए। तो अगर आप इक्विटी में भी रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे, ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है, तो अगर आप आपका व्यू थोड़ा 3-5 साल का है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा फेवरेबल है। डाउनसाइड इस लेवल से लिमिटेड है, अपसाइड 3-4 साल में अच्छी लगती है। तो आप उसको शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को स्टैगर कर सकते हैं। अगले 4, 6, 8 हफ्ते में आप लमसम एलोकेशंस कर सकते हैं। तब तक शायद इंटरेस्ट रेट भी पिक आउट हो जाएगा। संजय सर, एक सवाल अगर आपने नोटिस किया ही होगा, डेफिनेटली किया होगा। मैंने एक चीज़ देखी कि यूएस में जो नैस्डैक इंडेक्स है वो दिसंबर के लोज से अब तक 20% चल चुका है, और लोअर लेवल से बहुत अच्छी उसमें रिकवरी आई है, उसके स्टॉक्स में आई है। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग निचले स्तर पे वैल्यू बाइंग कर रहे थे, या कुछ 4-5 स्टॉक हैं जो इंडेक्स को ऊपर ले जा रहे थे, उनमें बहुत बाइंग हो रही थी। क्या हो रहा था? ये क्या वाकई आईटी में बॉटम बन गया है क्या, एटलीस्ट इन यूएस? ऐसा लगता है नीरज जी, क्योंकि वहां पर जब आईटी में गिरावट आई थी तो बहुत ही ज्यादा तेजी से आई थी, और उस समय उनके वैल्यूएशंस को ब्लेम किया गया था। उसके बाद अगर आपने देखा होगा तो जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, उन्होंने बहुत बड़े स्केल पे अपने स्टाफ की छटनी की अनाउंसमेंट की। यानी कि लोगों को ये सिग्नल गया कि ये कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए जो भी अग्रेसिव कदम है वो उठाने के लिए तैयार हैं। इनके नंबर्स भी जो आए सो वो मैं समझता हूँ कि रीजनेबली थे। बाजार कुछ ज्यादा ही मायूस हो गया था, तो इसलिए इनमें चूंकि गिरावट भी नास्डैक में ज्यादा हुआ था, इसलिए रिकवरी वहां पर ज्यादा हम लोगों को दिख रहा है। उसके कंपैरिजन में डाउ में गिरावट रिलेटिवली कम था, इसलिए वहां पर रिकवरी शायद हमें उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है। ओके गुरमीत, आपका कोई इसमें व्यू आईटी पे, क्या बॉटम बन गया है क्या? नीरज जी, जैसा आपने बोला ना, कुछ एक स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हुई है। जैसे आप एप्पल का देखिए तो थोड़ा सा मुझे लगता है क्योंकि वेटेज ज्यादा है तो वो देखना चाहिए, बट डेफिनेटली थोड़ा रिबाउंड हुआ आईटी पे। आप कॉग्निसेंट के भी नंबर देखेंगे तो इतने खराब नहीं आए हैं। बुकिंग भी देखिए आप, ठीक है उन्होंने थोड़ा ले ऑफ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आईटी में थोड़ा सेंटिमेंट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया। देखिए कुछ डिफरेंशिएशन होगा। आप 60-70 का पी मल्टीपल देंगे आईटी स्टॉक्स को तो डिसअपॉइंटमेंट होगा, बट कुछ अच्छे आईटी स्टॉक्स अब रीजनेबल अर्निंग मल्टीपल पे आ गए हैं, 12 से 16 वाली रेंज में। और आप क्या देखेंगे कि जो अभी डील्स देखेंगे आप, वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की, वेंडर कंसोलिडेशन की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अभी भी हो रही है। थोड़ा हमें शायद कमेंट्री में पता लगेगा बीएफएसआई
की जो कमेंट्री होगी उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आईटी में होगा। जब इंटरेस्ट रेट अगर पीक हो जाएंगे तो टेक्निकली पॉजिटिव है, क्योंकि वो उसी वजह से क्योंकि हाई ग्रोथ सेक्टर है और सारा फोकस अभी हमारा था कि वैल्यू वैल्यू ट्रेडिशनल सेक्टर्स पे था। तो जब बाजार को ये लगेगा कि अब डाउनवर्ड साइकिल है इंटरेस्ट रेट्स की अगले 12 महीने में 24 महीने में जो भी बाजार फैक्टर इन करता है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है डिफरेंशिएशन होगा। सब शायद अच्छा ना करेगा इंडिया में भी, बट सिलेक्टेड आईटी स्टॉक्स जो है मुझे लगता है अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, इतनी हम लोगों ने चर्चा की डेट म्यूचुअल फंड की, इंडेक्सेशन की, और पता नहीं बहुत सारी बातें हुई इसमें। इक्विटी में चूंकि रिस्क प्रीमियम है और उतनी अभी मार्केट चल नहीं रही है, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे एसेट क्लास हम लोग उठते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा मासूम सा सवाल है, गुरमीत आप दे दें या संजय जी आप दे दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट है डेट में जो नीट 8% नेट ऑफ टैक्स रिटर्न दे विद द हाईएस्ट सेफ्टी? नीरज जी के लिए नीरज जी अंग्रेजी में एक मुहावरा है, हाँ, उसको कहते हैं हैव माय केक एंड ईट इट टू। तो यानी कि नीरज जी 8% तो मैं नहीं बोल सकूंगा श्योरिटी से, लाइकली बोल सकते हैं क्योंकि श्योर रिटर्न नहीं बोल सकते हैं। बट अगर आप 3 साल से 5 साल का जो बॉन्ड देखेंगे बाजार में, वो करीबन 7.50 से 60-70 के बीच में है। तो अगर आप एक अच्छा लो एक्सपेंस वाला डेट फंड लेते हैं जिसका YTM 7.5 के आसपास है और आप 3 साल के लिए रखते हैं, तो उसके आसपास का रिटर्न आ सकता है, क्योंकि 4 इंडेक्सेशन मिलेंगे 3 साल 5 दिन में, तो रिटर्न काफी टैक्स एफिशिएंट होगा। तो 8 नहीं 7 से 7.5 के बीच की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। चलिए शो खत्म करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक शो मेरा मन है अभी इस पे करें एसेट क्लास पे कि कहाँ बढ़िया रिटर्न बन सकता है, क्योंकि मार्केट में इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही है। तो एक दिन फिर किसी दिन इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक अच्छे न्यूज भी दे देता हूँ सर, बिल्कुल, बहुत छोटे में संक्षेप में एकदम। हाँ बिल्कुल एक ही लाइन में। NSE ने अपने ट्रांजैक्शन चार्जेस में 6% कम किए हैं। बस तो सर कुछ राहत मिल जाएगी। चलिए, ये बहुत ही गुड न्यूज डिसीजन है। हाँ। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा NSE को कि उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ हद तक कम करने की कोशिश करी है, विच इज इन लाइन विद आवर मार्केट एक्सपेक्टेशन। थैंक यू। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है ये, कुछ तो कम से कम राहत मिली। आप सबका सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंजॉय करिए वीकेंड में, ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।